यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं फिजिक्स को। फिजिक्स का यूनिट नंबर 15 आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले यूनिट 15 जो कि अपना इलेक्ट्रॉनिक से पूरा कनेक्टेड है, इस पर कई सारे सेशन हो चुके हैं। तो आज हम लोग इसका क्लास नंबर 6 कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार अपन थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं कि यूनिट 15 में क्या क्या चीज़ें थी। तो बेसिकली ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इस यूनिट का नाम है। तो इसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट को 5 क्लासेस में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमें पढ़ना है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि विकिरण का द्वैत प्रकृति यहाँ पर क्या होती है। तो बेसिकली अपन स्टार्ट करेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसको अपन पूरा डिस्कस करेंगे। फिर आइंस्टीन का प्रकाश ऊर्जा जो समीकरण है, प्रकाश विद्युत समीकरण, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या होती है, मतलब कैसे एक विकिरण दो तरीके से व्यवहार प्रदर्शित करती है, उसको अपन डिस्कस करेंगे। और साथ ही डी ब्रॉगली समीकरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूनिट आपका एंड हो जाएगा। मेनली जो इसमें टॉपिक्स थे जो कि इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्टेड थे, वो इससे पहले वाली 5 क्लासेस में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, आज अपन इसका ड्यूल नेचर ऑफ लाइट वाले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। और बात की जाए कोर्सेज की, तो कंप्लीट कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है। 40 डेज का क्रैश बैच अवेलेबल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक चीज़ प्रकाश विद्युत प्रभाव और उससे संबंधित जो नियम है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये वाला जो है ना, अपने आप में एक इंडिविजुअल यूनिट है आपकी एनसीईआरटी 12th क्लास की बुक के अंदर। ठीक है, अब इसमें है आपके कम से कम 12 से 13 फॉर्मूलाज। ठीक है, अलग अलग समीकरण आएगी, अलग अलग फॉर्मूलाज यहाँ पर आएंगे, अलग अलग चीज़ों में आप रिलेशन यहाँ पर बिठाएंगे। तो जितने भी फॉर्मूलाज आप आज पढ़ते जाएं उनको नोट करते जाइएगा, ताकि जब अपन इसके न्यूमेरिकल्स करें तब आपको चीज़ें लर्न रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक से। ध्यान से सुनिएगा हर एक चीज़ को, क्योंकि सारी चीज़ें ड्यूल नेचर ऑफ लाइट और आइंस्टीन का समीकरण, प्लांक कांस्टेंट हो गया, सब चीज़ें यहाँ पर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो किसी में भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। बिल्कुल अपन बोलेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इन सभी के बारे में आज अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव एक ही बात है। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव एक ऐसी घटना होती है जिसमें धातु पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन उसकी सतह से बाहर निकलने लग जाते हैं। दैट मीन्स कि मैंने कोई भी एक धातु यहाँ पर ले ली। ठीक है, कोई भी एक धातु हमने यहाँ पर उठा ली। नॉर्मल आपके पास बहुत सारी मेटल्स अवेलेबल है, कोई भी धातु को आप यहाँ पर उठा लीजिए। तो जैसे ही इसके ऊपर प्रकाश पड़ेगा, जैसे ही इसके ऊपर लाइट इंसिडेंट होगी, उससे क्या निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, उससे फोटोन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को ही क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल सी और बेसिक सी डेफिनेशन है, बट हर जगह ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी धातु की सतह पर लाइट गिरे और उससे फोटोन्स निकलना स्टार्ट हो जाए। उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है, उसकी कुछ कंडीशंस यहाँ पर होती है, जिसको आज अपन को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बेसिक सा कंसेप्ट समझ में आया, प्रकाश विद्युत प्रभाव समझ में आया कि किसी भी धातु पर यदि लाइट गिरती है तो उससे इलेक्ट्रॉन, धातु की सतह पर प्रकाश गिरने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इन्हीं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। फोटो मतलब लाइट गिर रही है और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, इसीलिए इसे फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ये निकले हैं, और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, जिस गतिज ऊर्जा के साथ, जिस एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो किस पर निर्भर करता है, वो डिपेंड करेगा कि जो प्रकाश गिर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे कि अपन अभी अपने रेनबो के 7 कलर्स या नॉर्मल वाइट लाइट के 7 कलर्स के बारे में बात करते हैं, तो अपन वहाँ पर कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य क्या है, बैंगनी रंग की फ्रीक्वेंसी क्या है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डील करेंगे वो डील करेंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना और उनसे उत्सर्जित होने वाली जो गतिज ऊर्जा है वो टोटली डिपेंड करेगी किसके ऊपर, उस प्रकाश की, उस लाइट की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है,
कि उस लाइट की फ्रिक्वेंसी कितनी है। अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, और अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर उत्सर्जित होंगे। ठीक है। सो जिस प्रक्रिया के माध्यम से प्रकाश की क्रिया के कारण धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं उसे आमतौर पर फोटो एमिशन यहाँ पर कहा जाता है। मतलब जिस प्रोसेस का आप यूज़ करोगे जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस धातु की सतह से बाहर निकलेंगे, उस पूरी प्रोसेस को फोटो एमिशन यहाँ पर कहा जाएगा। एमिशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जित होना। फोटोन मतलब इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन होना। ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को यहाँ पर समझने के लिए सबसे पहले विलियम लुडविग फ्रॉन्ज हॉलवोच ने वर्ष 1887 में इसे पेश किया था। ठीक है। और प्रयोगात्मक सत्यापन हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज के द्वारा इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताया गया था। ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले जो प्रभाव है वो यहाँ पर आप छोटा नाम इनका याद रख सकते हो, विलियम लुडविग के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। और इसको प्रूव करने के लिए रुडोल्फ हर्ट्ज जो है इन्होंने इस चीज़ को वेरीफाई किया था। इन्होंने क्या देखा कि जब कोई सतह उच्च सीमा आवृत्ति पर विद्युत चुंबकीय विकिरण के संपर्क में आती है तो ये विकिरण क्या हो जाएगी? अवशोषित हो जाएगी, और वहां से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला डायग्राम अभी अपन पूरा समझेंगे कब? जब अपन आइंस्टीन की थ्योरी को समझेंगे ना, वहां पर अपन इस वाले एक्सपेरिमेंट को समझेंगे। अभी आप सिंपल सी लैंग्वेज में देख सकते हो, ये कोई एक सरफेस है, जैसे ही इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग लाइट यहाँ पर गिरेगी, उच्च आवृत्ति की हाई फ्रिक्वेंसी की लाइट यहाँ पर गिरेगी, तो इस सतह से क्या होगा? इस सतह से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। और अगर इस तरीके का सेटअप किया है तो वो यहाँ पर जाकर कलेक्ट हो जाएंगे, और इस पूरे डिवाइस, इस पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। क्लियर है? डन। यहाँ तक सिंपल सी चीज़ है। अभी इसमें आपको ऐसे याद रखने वाली कोई भी चीज़ नहीं है, पूरी चीज़ समझने वाली है। जहाँ पर जो भी चीज़ याद रखने वाली होगी वो आपको मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है। अभी आप बिल्कुल तसल्ली से बैठकर चीज़ों को देखिए और समझिए कि क्या क्या कहा जा रहा है। ओके। अधिक सटीक रूप से आप बहुत ही क्लियर वे में आपको कहना है तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में धातु की सतह पर पड़ने वाले प्रकाश के कारण ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। मतलब मेन जो रोल रहेगा वो किसका रहेगा? लाइट का रहेगा। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के कारण बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को ही फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ई माइनस से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन रहेगा, और मास भी वही रहेगा जो इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर रहता है 9.1 वाला। ठीक है। बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न धारा को फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा। जैसे ये सर्किट अभी कंप्लीट हुआ था। ठीक है। इस सर्किट में क्या होगा? इन इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमने अमीटर लगा रखा है, इससे अपन को पता चल जाएगा कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जो करंट फ्लो होगा उसे क्या कहा जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहा जाएगा, क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है? फोटोन, लाइट की वजह से करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है। ठीक है। डन। यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब आ जाती है थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये अभी तक आपका पूरा बेसिक था। ठीक है। एक फोटोन के द्वारा धारण की गई ऊर्जा को प्लांक के समीकरण से प्रकाश की आवृत्ति के संबंध में लिखा जा सकता है। मतलब एक फोटोन की जो भी ऊर्जा होगी आप उसको कैसे लिख सकते हो? ये चीज़ आ जाती है अब याद रखने वाली। ठीक है। E इज इक्वल टू एच म्यू यहाँ पर होगा, और म्यू क्या होता है? फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी को आप किसके बराबर लिख सकते हैं? C बाय लेमडा के बराबर लिख सकते हैं, जहाँ पर C आपकी प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी, है ना, स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर हो जाएगा। लेमडा आपकी यहाँ पर क्या हो जाएगी? वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है। लेमडा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, C प्रकाश की स्पीड निर्वात में। ठीक है। V क्या हो जाएगा? प्रकाश की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। H आपका प्लांक स्थिरांक हो जाएगा, और E क्या हो जाएगी? फोटोन की ऊर्जा। तो अगर आपको फोटोन की ऊर्जा देखनी है कि फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, तो आप क्या कर सकते हो? प्लांक समीकरण का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है। बेसिक सा कंसेप्ट था। यहाँ से आपके दो फॉर्मूला बन गए। E इज इक्वल टू क्या बना? E इज इक्वल टू एच म्यू यहाँ पर हो गया, और म्यू को यदि आप हटाओगे तो आप इसको C बाय लेमडा के टर्म्स में भी लिख सकते हो। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर प्लांक स्थिरांक का नाम लिया ही है तो कोई बताएगा इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये अभी आपको जब न्यूमेरिकल करोगे ना तब काम आएगी। और आपको ध्यान होगा जब हमने क्लास नंबर 1 करी थी यूनिट वाली, है ना, मात्रक व मापन वाली, तो हम लोग प्लांक स्थिरांक के लिए विमेय सूत्र निकाल रहे थे, राइट। तो ये कहीं ना कहीं सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड ही है। ओके। चलो इतना काफ़ी है। ये एक बार आप सारी तरंग दैर्घ्य देख लो, है ना। इसको कभी कभी एफ भी लिख दिया जाता है, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है फ्रीक्वेंसी को। ठीक है। जैसे कि ये बैंगनी कलर है, ठीक है, ये बैंगनी वही अपना पूरा बेजानी हपी नाला के टर्म्स में इसको यहाँ पर बना रखा है, और सबकी आपको वेवलेंथ यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है।
तो अभी अपन इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, ये वेवलेंथ वाला जो है इसको थोड़ा सा अभी अपन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। एक बार देख लो आप ये, ठीक है। ये जो दे रखा है अभी स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है ना, ये दे रखा है देखो 400 नैनोमीटर, मतलब कि जो बैंगनी रंग का प्रकाश है उसका जो वेवलेंथ है, उसका जो तरंगदैर्घ्य है दैट इज लैम्डा, वो कितना है 400 नैनोमीटर है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आप कहाँ पर आ जाओगे, बेजानी, हपीनाला या विबग्योर में रेड कलर के पास आ जाओगे। रेड कलर का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा होगा, दैट इज 665 नैनोमीटर। अगर इसका वेवलेंथ ज़्यादा है दैट मीन्स अगर इसमें लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इस चीज़ को देख पा रहे हो, ठीक है, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है, और एच म्यू को आप कैसे लिख सकते हो, एच सी बाई लेमडा से लिख सकते हो। मतलब कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी जो है, हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, तरंगदैर्घ्य के। हिंदी में बोलूँ तो आवृत्ति जो है व्युत क्रमानुपाती होगी तरंगदैर्घ्य के। जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी। रेड की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि अगर फ्रिक्वेंसी कम है तो फोटोन को उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। अभी अपन इसको पूरा अभी समझने वाले हैं। तो E इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, म्यू के। तो जिसकी फ्रिक्वेंसी कम है, अभी लाल कलर को ही ले लो, लाल कलर की फ्रिक्वेंसी कम है दैट मीन्स इसकी ऊर्जा भी यहाँ पर क्या होगी, कम होगी। और अगर इसके पास एनर्जी नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाएगा, मतलब लाल कलर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो नहीं कर पाएगा। अच्छा, ठीक है, ये वाली चीज़ समझ में आ गई। एक बार अपन इन सबके बीच में रिलेशन देख लेते हैं। ये आपका बिल्कुल बेसिक सा डायग्राम जो आपने 6, 7, 8th बुक में भी पढ़ा होगा, 8th क्लास की बुक में, ठीक है। किसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, किसकी वेवलेंथ कितनी होती है, और अब अपन जो पढ़ रहे हैं फोटोन एनर्जी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाश की विभिन्न आवृत्तियां जो है, प्रकाश की जो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज है, अलग अलग ऊर्जा के फोटोन्स को यहाँ पर लेकर जाती है। तो अब आ जाती है हमारे मेन मुद्दे की बात। एग्जाम्पल ले लीजिए, हम लोग बात कर रहे हैं नीले प्रकाश के लिए, ब्लू लाइट के लिए। नीले प्रकाश की आवृत्ति, नीले और रेड कलर का कंपैरिजन कर लेते हैं। नीले प्रकाश की जो फ्रिक्वेंसी है रेड प्रकाश के कंपैरिजन में, रेड लाइट के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। ये दिख रहा है, ये वाली वैल्यू रेड लाइट से काफ़ी ज़्यादा है। तो इसका रिवर्स होगा कि इसकी ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी कम होगी, किससे, रेड लाइट की फ्रिक्वेंसी से, सॉरी वेवलेंथ से, ठीक है। ये अभी जो हमने बात करी ये फ्रिक्वेंसी के लिए करी। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो ब्लू कलर की जो लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, किससे, रेड कलर से, ठीक है। ये वाला एक बेसिक कंसेप्ट हो गया। और इसी का रिवर्स किसके लिए हो जाएगा, हमारा वेवलेंथ के लिए हो जाएगा, हिंदी में तरंगदैर्घ्य के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए नीले प्रकाश के फोटोन जो है, नीले प्रकाश के जो फोटोन होंगे इनके द्वारा धारण की गई ऊर्जा लाल प्रकाश के फोटोन द्वारा धारण की गई ऊर्जा से हमेशा ज़्यादा रहेगी, ठीक है। क्या ये चीज़ समझ में आई। अब मैं इन शॉर्ट यदि आपके लिए चीज़ लिखूं तो अपन इसको ऐसा कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी जो है अगर ज़्यादा है तो फोटोन की जो एनर्जी है इसको PE करके लिख लें, या फिर आप फोटोन एनर्जी को ऐसे लिख लो, है ना। फोटोन की जो एनर्जी यहाँ पर होगी, ठीक है, ये वाला है ना, P और H यहाँ पर लिख लो, इससे समझ में आ जाएगा फोटोन की एनर्जी। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, या फिर ऐसा कह दो कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो उसका जो वेवलेंथ होगा, तरंगदैर्घ्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन शॉर्ट यदि हम लोग कहें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा तो वेवलेंथ यहाँ पर कम, और वेवलेंथ कम तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो फोटोन की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो आप किसी भी कलर के लिए पूछे आप इस प्रकार से रिलेशन निकाल सकते हो। अच्छा, इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना अभी कई सारी चीज़ें आएगी, कई सारी थ्रेशोल्ड लिमिट निकालने को आएगी, फिर उसमें आपको एक एक कलर के लिए ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, ओके। तो अपन बिल्कुल बेसिक से ही अपना सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हुए चल रहे हैं। तो अभी अपन ने नीले कलर के लिए देख लिया कि नीले कलर की जो फोटोन एनर्जी है वो लगभग 2.56 से 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, और रेड कलर की काफ़ी कम होती है। तो ब्लू कलर से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, ब्लू कलर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, रेड के कंपैरिजन में। तो सिंपल सा लॉजिक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी फोटोन एनर्जी ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, उत्सर्जित कर पाएगा,
ठीक है। अच्छा, इसको एक बार और समझना चाहें तो आप डायरेक्ट डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं, क्योंकि कलर कोडिंग पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है, कि कौन सा कलर यहाँ पर कौन से कलर की लाइट हमको यहाँ पर रिसीव हो रही है। सो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए थ्रेशोल्ड ऊर्जा। अब आ जाता है आपका सबसे बड़ा टॉपिक, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को हम लोग फाई से, इस प्रकार के सिंबल से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपके पास बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। अभी तक आप लैम्डा और इस तक पहुँचे हो, अब ऐसे कई सारे सिंबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव उत्पन्न होने के लिए धातु की सतह पर पड़ने वाले फोटोन में ऊर्जा के नाभिकों से इलेक्ट्रॉन को बांधने वाले आकर्षण बल पर काबू पाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के लिए हमें अगर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करना है तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा होनी चाहिए, ठीक है। तो धातु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की न्यूनतम मात्रा को उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। इतनी सी चीज समझ में आ रही है, सिंपल सी लाइन है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं पढ़ना है कि आकर्षण प्रतिकर्षण वाली चीज़, कुछ भी नहीं। सिंपल सा है कि ये सतह है, ये कोई भी एक धातु मेटल आप इसको समझ लो, ये मेटल प्लेट है, इस पर हमने कोई भी लाइट डाली, ठीक है। जैसे ही लाइट डाली इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कब होगा, जब हमारे पास पर्याप्त एनर्जी की, पर्याप्त ऊर्जा की, पर्याप्त फोटोन एनर्जी की क्या हो, लाइट हो। तो वो मिनिमम एनर्जी, जैसे ही वो लाइट यहाँ पर गिरेगी और पहला इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट होगा, तो उस मिनिमम एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है। थ्रेशोल्ड को हिंदी में बोलूँ तो दहलीज आप कह सकते हो। बेसिकली थ्रेशोल्ड क्या होता है, वो दहलीज होती है ना। दहलीज मतलब आप क्या समझ रहे हैं, घर का दरवाज़ा, घर के दरवाजे के बाहर एंड घर के दरवाजे के अंदर। जैसे ही आप दरवाजे पर एंटर करोगे आपके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। आपके अंदर यदि पर्याप्त एनर्जी है तो आप उस घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है कि अगर उस लाइट में पर्याप्त एनर्जी है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, उत्सर्जित कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि अपन 3 कलर की लाइट ले लेते हैं, हमारे पास रेड है, ग्रीन है एंड ब्लू कलर की लाइट है। अभी मुझे पता था कि किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ब्लू कलर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है। दैट मीन्स इसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में फोटोन एनर्जी होगी। तो ब्लू कलर की लाइट की फोटोन एनर्जी कितनी है, 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग, लगभग इतनी होगी। तो ये ईजीली क्या करेगा, जैसे ही ये लाइट इस मेटल सरफेस पर पड़ेगी, जैसे कि पोटेशियम की सरफेस हो गई, ठीक है, धातु है, इसकी सरफेस पर जैसे ही पड़ेगी ये क्या करने लग जाएगी, इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने लग जाएगी। एक हाईली गतिज ऊर्जा के साथ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि ग्रीन कलर की लाइट है तो इसके पास भी ठीक ठाक अपना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ठीक ठाक फ्रीक्वेंसी है। तो उस केस में भी क्या होगा, ये भी क्या करेगी, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगी, ठीक है। अब रेड कलर के पास तो इतनी फ्रीक्वेंसी है नहीं, फ्रीक्वेंसी नहीं है तो मतलब कि इसके जो फोटोन है उसके पास पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं है। अगर पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं है तो ये जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसका उत्सर्जन नहीं कर पाएगी। तो इन तीनों की एक कंडीशन होती है, उसको अभी अपन समझ लेंगे। बेसिक तो क्लियर हो गया ना, कि जिसका फोटोन एनर्जी ज़्यादा है वो ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर पाएगा, उत्सर्जित कर पाएगा, ठीक है। तो एक फोटोन के लिए थ्रेशोल्ड ऊर्जा के बराबर ऊर्जा के लिए इसकी आवृत्ति थ्रेशोल्ड आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए, है ना, जो कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए आवश्यक प्रकाश की न्यूनतम फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू होगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड आवृत्ति को आमतौर पर प्रतीक जो वीथ के द्वारा रिप्रेजेंट यहाँ पर किया जाता है। ऐसे तो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को VTH के द्वारा लिखा जाएगा। मतलब ये वो मिनिमल फ्रीक्वेंसी होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वीथ मतलब समझ गए, और इसका सिंबल क्या हो जाएगा, फाई यहाँ पर हो जाएगा, ओके। सो थ्रेशोल्ड आवृत्ति को आमतौर पर वीथ के द्वारा दर्शाया जाता है, और संबंधित तरंगदैर्घ्य जिसे थ्रेशोल्ड तरंगदैर्घ्य कहा जाता है ना, थ्रेशोल्ड तरंगदैर्घ्य को लैम्डा के द्वारा यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एक और फॉर्मूला आ चुका है, तीसरा फॉर्मूला आज की क्लास का, जो हमारी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी, ये हमारा क्या होगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, H विथ के बराबर, यानी कि H जो प्लांक कांस्टेंट है और V यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, बट कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। या फिर आप इसको लैम्डा की टर्म में लिखना चाहेंगे तो HC डिवाइड बाय लैम्डा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जो 2 फॉर्मूला पढ़े थे उसमें बस हमने थ्रेशोल्ड को ऐड कर दिया है, बाकी सब बिल्कुल सेम है,
ठीक है, जैसे एक पहले आपने एनर्जी का पढ़ा था, E इज इक्वल टू एच म्यू यहाँ पर होगा, या फिर E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होगा। उसी को हम लोग यहाँ पर थ्रेशोल्ड मिनिमल एनर्जी के रूप में यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो फाई मेरी एनर्जी हो गई, वीथ मेरा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो गई, और लेमडा मेरा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो गया। ठीक है, तो 3 फॉर्मूलाज आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या बोला गया है, इंसिडेंट फोटोन की आवृत्ति और उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बीच में क्या संबंध होगा। ठीक है, कोई भी फोटोन यदि इंसिडेंट हो रहा है, मतलब कोई भी फोटोन यदि आपतित हो रहा है, और यहाँ से जो उत्सर्जित हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रॉन, जैसे ही प्रकाश आया, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आए तो उनकी जो गतिज ऊर्जा है उसके बीच में यदि आपको रिलेशन निकालना है तो आप कैसे निकालोगे। तो एक और फॉर्मूला आ चुका है, ई मतलब एनर्जी किसकी, फोटोन की, वो किसके बराबर हो जाएगी, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। ठीक है, एक बार ये आप देखो, अभी पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। हम लोग टोटल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, जो टोटल यहाँ पर एनर्जी बनेगी, है ना, ऊर्जा जो होगी उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, डन यहाँ तक। चलो अब एक एक करके समझ लेते हैं। ई फोटोन यहाँ पर क्या है, ई फोटोन डिनोट्स द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन विच इज इक्वल टू एच म्यू। ई फोटोन क्या है, जो यहाँ पर लाइट गिर रही थी, जैसे ये सरफेस है, इसके ऊपर यदि कोई लाइट गिर रही है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा उस फोटोन की एनर्जी हो जाएगी, उस लाइट की एनर्जी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू एच म्यू। अब ये जो फाई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी उस सतह की, थ्रेशोल्ड एनर्जी यहाँ पर होगी, जो कि किसके बराबर हो जाएगी, एच वीथ के बराबर, यानी कि एच वी यानी कि फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, प्लस ई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ई इलेक्ट्रॉन होगा हमारा जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, बट मास किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, जो कि किसके बराबर होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। तो आज की क्लास का 4th नंबर का फॉर्मूला, जो टोटल एनर्जी आप निकाल रहे हो फोटोन की, वो किसके बराबर होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी के प्लस उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। ठीक है, हिंदी में देखना है तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ई फोटोन क्या हो गया, बेसिकली इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी हो गया, दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी या दहलीज ऊर्जा हो गया, और तीसरा ई इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी ऊर्जा यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रॉन फोटोन की टोटल एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से थोड़े से पॉइंट और अपन डिस्कस करेंगे। यदि फोटोन की ऊर्जा थ्रेशोल्ड ऊर्जा से कम है, यानी कि ये जो फोटोन की ऊर्जा काफ़ी यहाँ पर कम है, किससे, थ्रेशोल्ड एनर्जी से, तो उस केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि मिनिमल इतनी एनर्जी उस लाइट के पास होनी चाहिए, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन यहाँ पर पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, जैसे कि सिंपल सी लैंग्वेज में यदि मैं यहाँ पर इसको कहूँ, तो ये अगर आप डायग्राम देख पा रहे हो, तो लाल प्रकाश जैसे ही किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, लाल प्रकाश जैसे ही किसी मेटल सरफेस के ऊपर पड़ रहा है, तो यहाँ पर कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं शो होगा, क्योंकि लाल प्रकाश की जो फ्रिक्वेंसी है, रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसी है, वो यहाँ पर जो हमारी इसको कैसे लिखें, रेड कलर की जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ पर कम है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से। हमारी जो ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी दे रखी है इससे काफ़ी कम है ना, और बेसिकली ये वो लिमिट है, अगर इसके ऊपर किसी की भी वैल्यू जाती है तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो पाएगा। सो देखना यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है कि रेड कलर की फ्रिक्वेंसी काफ़ी कम है, किससे, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से, तो उस केस में यहाँ पर कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अब देखो हरे कलर की फ्रिक्वेंसी हमने देखा था, हरे कलर की फ्रिक्वेंसी ठीक ठाक यहाँ पर होती है, इन दोनों के बीच में होती है, तो इस केस में यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, है ना, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी लगभग आप मान लो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर होगी, मतलब इस वाले ग्रीन कलर की फ्रिक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के बराबर है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे लेकिन वो बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, जैसे ही उत्सर्जित होंगे और यहीं पर इस सतह के पास ही रहेंगे, तो वो मतलब इस प्रकार के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनकी गतिज ऊर्जा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं ब्लू कलर पर, तो इसकी फ्रिक्वेंसी तो वैसे ही थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी होंगे और उनकी गतिज ऊर्जा भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर होगी। ठीक है,
क्लियर है। चलो ये तो अपना पूरा बेसिक हो गया। अब आपके मन में एक डाउट भी हो सकता है, क्या डाउट हो सकता है कि आप बार बार मेटल की बात कर रहे हो, तो क्या ये चीज़ नॉन मेटल के लिए पॉसिबल नहीं है क्या? तो बिल्कुल पॉसिबल है, ये चीज़ें नॉन मेटल में भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आप किस चीज़ का, किस धातु का या किस चीज़ का, गैर धातु का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि सबकी फ्रिक्वेंसी यहाँ पर अलग अलग रहेगी। तो डेफिनेटली ये नॉन मेटल में भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये वाली जो चीज़ अभी आपने देखी है ना, लाल नीले हरे कलर के लिए, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो अपन सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर इतना याद नहीं रह रहा हो, बर्डन लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही है, तो एक शॉर्ट ट्रिक है, मतलब वही लेस देन ग्रेटर देन के साइन से अपन इसको डायरेक्टली डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पर अपन फ्रिक्वेंसी भी डिस्कस करेंगे, वहाँ पर अपन को तरंगदैर्घ्य भी डिस्कस करनी है और वहीं पर अपन को एनर्जी भी डिस्कस करनी है। ठीक है, तो तीनों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, वो अपन लास्ट में समझ लेंगे। पहले अपने बेसिक कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। चलो अगला देखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के प्रति आइंस्टीन का क्या योगदान है। जो अभी आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा, क्या आइंस्टीन का कोई रोल है क्या उस वाली चीज के अंदर? ओके, समझते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश पड़ने पर पदार्थ, यूजुअली धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन का निष्कासन विमोचन हो सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो प्रकाश और इलेक्ट्रॉन की क्वांटम प्रकृति को स्पष्ट करने में सक्षम बनाती है। तो यहाँ पर आइंस्टीन को हम लोग कहें कि जो इन्होंने यहाँ पर रिसर्च करी थी, जो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को पूरा इन्होंने प्रूफ करके बताया था कि प्रकाश को क्वांटाइज्ड पैकेट में भेजा था, कि प्रकाश जो जाता है वो पैकेट के फॉर्म में जाता है। इस चीज़ को रिसर्च करने के लिए 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार भी यहाँ पर दिया गया है। तो आइंस्टीन ने कुछ समीकरण यहाँ पर दी थी, है ना, E इज इक्वल टू एच म्यू। ये जो समीकरण है ये आइंस्टीन की ही समीकरण है, जहाँ पर E क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ द फोटोन इन जूल, है ना, ये अपना एनर्जी हो गया। H मेरा प्लांक कांस्टेंट हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई। और V जो है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, फ्रिक्वेंसी हो जाएगा किसके अंदर, हर्ट्ज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा आइंस्टीन समीकरण ही है। ऐसे किसी भी पार्टिकल के लिए इन्होंने यहाँ पर दिया है mc², और किसी भी कण की प्रकृति को शो, किसी भी वेव के लिए, किसी भी तरंग दैर्घ्य के लिए इन्होंने यहाँ पर दिया है, लाइट के लिए एच म्यू दिया है। जैसे स्टार्टिंग में एक डायग्राम था, आई थिंक अपन ने उसको डिस्कस नहीं किया, उसमें दोनों चीज़ें आपको साथ में दे रखी थी। कहाँ पर था ये, सेकेंड, ये रहा, है ना। किसी भी पार्टिकल, किसी भी कण के लिए इन्होंने दिया है E इज इक्वल टू mc², और किसी भी फोटोन के लिए इनके द्वारा दिया गया है E इज इक्वल टू hf, या फिर आप इसको h म्यू कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये आइंस्टीन का योगदान था अपना फिजिक्स के अंदर। चलो कहाँ तक आ गए थे अपन, ये वाली चीज हो गई थी E इज इक्वल टू एच म्यू। अब अपन थोड़े से फोटोन के गुण डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसका प्रैक्टिकल जो है उसको देखना है। सो फोटोन के गुण में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। सबसे पहली चीज़, एक फोटोन के लिए सभी क्वांटम संख्याएं जो होगी वो शून्य होगी। फोटोन में कोई द्रव्यमान या आवेश नहीं होता है, और वे चुंबकीय और विद्युत क्षेत्र में परावर्तित भी नहीं होते। इसमें कोई मास नहीं होगा, फोटोन का अपना कोई द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का अपन बोलते हो, प्रोटॉन का अपन बताते हैं, न्यूट्रॉन का बता देते हैं, नाभिक का भी बता देते हैं। तो ऐसे फोटोन का कोई द्रव्यमान नहीं है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव कोई चार्ज इसके ऊपर नहीं है। ठीक है, फोटोन खाली अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से ये चलता है। इसकी स्पीड है कि प्रकाश की स्पीड से ये चलेगा। विकिरण के साथ पदार्थ की अंतःक्रिया के दौरान विकिरण इस प्रकार से व्यवहार करती है कि वो फोटोन नामक छोटे कणों से बनी हुई हो। फोटोन बेसिकली आभासी कण होते हैं। फोटोन ऊर्जा इसकी आवृत्ति के सीधे आनुपातिक और इसकी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती यहाँ पर होती है। वही अभी जो आपने पढ़ा hc और h जो म्यू, h म्यू और hc बाय लेमडा, वही वाली चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के अनुत्क्रमानुपाती होती है, और हमारी जो तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। और यदि फोटोन की गति और ऊर्जा में रिलेशन बिठाना है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, E इज इक्वल टू पी सी करके। E क्या हो जाएगी, फोटोन की एनर्जी हो जाएगी। P क्या हो जाएगा, उस कण का संवेग यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उस कण का संवेग मोमेंटम यहाँ पर हो जाएगा। और C क्या हो जाएगी, अपनी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर हो जाएगी। तो अगर आपको किसी भी कण का संवेग पता है, उसमें आप स्पीड ऑफ लाइट का मल्टीप्लाई करके किसी भी कण की एनर्जी को यहाँ पर, यानी कि फोटोन की एनर्जी को यहाँ पर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए एक बार फटाफट से ये दोनों चीज़ें देख लीजिए। जो अभी आपने पढ़ा है उसी को इन शॉर्ट करके लिखा हुआ है। ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या परिभाषा आप दे सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या तुमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप बोलोगे हाँ कर लिया। कोई आपसे पूछे कि क्या है उसके अंदर, मतलब क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो आप कैसे डिफाइन करोगे सिंपल सी लैंग्वेज में कि धातुओं को उचित फ्रिक्वेंसी, मतलब एक फिक्स फ्रिक्वेंसी होगी,
कि अगर वो उससे ज़्यादा होगी, है ना, तो धातुओं को एक उचित फ्रीक्वेंसी के प्रकाश में संपर्क में लाने पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रक्रिया का, उस सतह का इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रक्रिया की घटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यहाँ पर कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से उत्सर्जित होंगे उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, और जो करंट इसकी वजह से फ्लो होगा उसको फोटो इलेक्ट्रॉनिक करंट के नाम से यहाँ पर जाना जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा जो अभी आपने पढ़ा उसका एक समरी हो गया वन लाइन में। ओके, सो ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर बनता है। ठीक है, बेसिकली जो प्रकाश विद्युत प्रभाव आप देख रहे हो वो किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा अपन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ और थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिस्कस कर लेते हैं। एक बार से ये चीज़ पढ़िए फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। जो मैं आपको बता रही थी कि वो ट्रिक के थ्रू पढ़ेंगे वो अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं, है ना, ताकि आप भूलो नहीं, फिर उसके आगे अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। जल्दी हम लोग इसका एमसीक्यू सेशन भी ला रहे हैं। ठीक है, तो पहले जितना भी पढ़ा है इस वाले को अपन पहले कंप्लीट कर लेंगे। देखो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको ये तो समझ में आ गया कि ये वो दहलीज है, ये वो लिमिट है। अगर कोई वैल्यू इससे कम होगी दैट मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के लायक नहीं है। सो यह घटना प्रकाश या विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति, मतलब वो मिनिमल फ्रीक्वेंसी जो एक फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव को उत्पन्न करेगी, यानी कि धातु की सतह से फोटो इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए, निष्कासन धातु के लिए हमारी दहलीज आवृत्ति या फिर थ्रेशोल्ड आवृत्ति के रूप में जानी जाती है। ये एक धातु के लिए स्थिर होती है, विभिन्न धातुओं के लिए अलग अलग हो सकती है। जैसे हमने कोई पोटेशियम की प्लेट ले ली तो उसके लिए ये फिक्स होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसकी फिक्स होगी। ऐसे ही मैंने कोई कैल्शियम वाली प्लेट या कोई भी प्लेट यहाँ पर ले ली, कोई भी मेटेलिक सिलिकॉन प्लेट यहाँ पर ले ली, तो उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी, है ना। तो ये डिपेंड भी करेगा मेटल टू मेटल कि आप किसका प्रयोग यहाँ पर कर रहे हो। लेट अस कंसीडर, जो अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है यहाँ पर आप कंसीडर कर लो कि यहाँ पर y जो है आपतित फोटोन की आवृत्ति, मतलब कोई भी एक लाइट यहाँ पर आ रही है, हरे पीले नीले लाल कलर की कोई भी लाइट यहाँ पर आ रही है, तो y क्या हो गया, उसकी फ्रिक्वेंसी हो गई। और y क्या हो गया, मेरी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, एक वो लिमिट हो गई जो अभी आप वीथ में पढ़ रहे थे। आप चाहें तो अभी भी इसको वीथ करके ही कंसीडर कर लो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। सो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि यदि v इज लेस देन वीथ तो कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन नहीं होगा। अगर ये वैल्यू अभी भी ज़्यादा है, अगर थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है अभी भी ज़्यादा है, तो उस केस में कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। ये किस केस में हुआ था, ये अभी हमने लाल कलर के केस में देखा था। ठीक है, अगला देखना, यदि v इज इक्वल टू वीथ, यानी कि जो आपतित प्रकाश की जो किरण है उसकी फ्रीक्वेंसी यदि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो फोटो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होगी, शून्य के बराबर होगी। ये भी आपने किस केस में देखा, ग्रीन कलर के केस में देखा था। ठीक है, अब देखो, यदि v इज ग्रेटर देन वीथ तो फोटो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के साथ बाहर आ जाएंगे। यह भी आपने किस केस में देखा था, नीला कलर के केस में देखा था कि नीले कलर की जो फ्रिक्वेंसी है, नीले कलर की जो हमारी बोल सकते हैं फ्रिक्वेंसी या आवृत्ति है, वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा थी। तो उस केस में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है इजीली उत्सर्जित भी हो गए और हाई गतिज ऊर्जा के साथ, मतलब बहुत स्पीड के साथ उस सतह से बाहर भी निकल गए। ठीक है, पलक झपकते ही से सारे इलेक्ट्रॉन उस सतह से बाहर निकल गए, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी के साथ वो उससे बाहर निकले हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो ये किसका रिलेशन हो गया, ये अभी केवल फ्रिक्वेंसी के बारे में, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी जो है इसके बारे में अभी आपने पढ़ा। सेम चीज उल्टी होकर किसके लिए हो जाएगी, थ्रेशोल्ड तरंगदैर्घ्य के लिए हो जाएगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के लिए हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के दौरान आपतित प्रकाश के लिए सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य के अनुरूप धातु की सतह की थ्रेशोल्ड तरंगदैर्घ्य के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, वही वाली चीज़ है, बस अपन किसके टर्म्स में पढ़ रहे हैं, इसको वेवलेंथ के टर्म्स में पढ़ रहे हैं। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट, या तरंगदैर्घ्य को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको पता है लैम्डा जो है या थ्रेशोल्ड हमारी वेवलेंथ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, फ्रीक्वेंसी के जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वीथ के। जब मैं ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने गई तो मैंने एक प्रतीक यहाँ पर लगा दिया, दैट इज c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इस सीमा के ऊपर की तरंगदैर्घ्य के लिए कोई फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, है ना। अब कैसे हो सकता है, आप इसको यहाँ पर वापस से 3 केस बनाकर देख लो। वही वाली चीज़ लैम्डा th, मतलब कि इसकी हम लोग क्या कहेंगे, वेवलेंथ कहेंगे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है,
तो यदि नॉर्मल जो लाइट आपकी आ रही है अगर उसकी वेवलेंथ कम है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से, है ना, लेस देन का साइन दिया हुआ है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव घटित होगा और निष्कासित इलेक्ट्रॉन में गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एच के बराबर है, तो केवल प्रकाश विद्युत प्रभाव तो घटित होगा तथा निष्कासित प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य यहाँ पर हो जाएगी। और लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा टी एच यहाँ पर होगा, तो कोई प्रकाश विद्युत प्रभाव यहाँ पर घटित नहीं होगा। आइडियली इसको ऐसा कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अभी आपने जो पुराना वाला रिलेशन देखा था आप इसी को याद कर लो और इसी का उल्टा कर लो, किसके लिए, वेवलेंथ के लिए, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप बस ये वाली चीज़ अच्छे से याद कर लो, ये बहुत काम की है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली आपको फ्रिक्वेंसी दी जाएगी और आपको उत्सर्जित फोटोन की एनर्जी निकालने को पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप बस इसकी फ्रिक्वेंसी देख लो और इसी का उल्टा आप किसके लिए कर देना, वेवलेंथ के लिए कर देना। ठीक है, क्लियर है तो यस मैसेज करिए कि हाँ क्लियर हुआ है, फिर अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, चलो आगे बढ़ जाए। अब आ जाता है एनर्जी के लिए, जो अभी आप फ्रीक्वेंसी के लिए देख रहे थे, जो अभी आप वेवलेंथ के लिए देख रहे थे, सेम चीज़ अभी अपन किसके टर्म्स में पढ़ेंगे, एनर्जी के टर्म्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एनर्जी के लिए अगर आपको बोलना है फोटोन एनर्जी जो होती है किसके बराबर हो जाएगी, फोटोन एनर्जी हो जाएगी एच म्यू, और ये थ्रेशोल्ड वाली लिमिट होगी जो सेकेंड नंबर का फॉर्मूला पढ़ा था। यस, क्लियर हुआ? ओके नाइस। इसके बाद देखो ये किसके बराबर हो जाएगी, एच सी बाई लेमडा के बराबर हो जाएगी। इससे भी आप तीन रिलेशन निकाल सकते हो। बेसिकली ई जो है एनर्जी है जो लाइट आपके पास आ रही है, यानी लाइट जो सरफेस पर गिर रही है वो उसकी एनर्जी हो जाएगी, और ये वाली जो चीज़ है फाई, ये मेरी क्या हो जाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी ज़्यादा है तो कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर एनर्जी जो लाइट यहाँ पर आ रही है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है तो प्रकाश विद्युत प्रभाव तो होगा, लेकिन गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। जैसा अभी आपने उसके लिए पढ़ा था फ्रीक्वेंसी के लिए, सेम केस इसके लिए भी बनेगा, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ हो जाएगा, तो वही रिलेशन है। अब जब फोटोन की एनर्जी जो है हमारी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर प्रकाश विद्युत प्रभाव भी होगा और इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा को भी प्राप्त कर लेंगे, जस्ट लाइक इन ब्लू कलर। ओके, तो वो एक ही चीज़ है, बस इस तरीके से अलग अलग केसेस हमने बना दिए हैं, है ना। ये एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए सारी चीज़ें अपन साथ लेकर ही चल रहे हैं। ओके, कोई भी चीज़ आपकी स्किप नहीं हो रही है, हम लोग हर चीज़ को यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो ये वाली चीज़ें तो हो गई, और कुछ बच रहा है क्या पढ़ने जैसा? तो हाँ, अभी इसमें जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है, जो अभी आप आइंस्टीन का समीकरण देख कर आए, उसमें थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो हमें कवर करनी है। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के स्पष्टीकरण के अनुसार फोटोन की जो ऊर्जा होगी एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा, मतलब फोटोन की जो टोटल एनर्जी है हमारी, जो लाइट यहाँ पर गिरी है ना, उसकी जो टोटल एनर्जी है, उसने क्या करा, सबसे पहले उस सतह पर गिरकर वहाँ से उस इलेक्ट्रॉन को हटाया। ठीक है, तो जो कार्य फलन यहाँ पर हुआ है उसके बराबर प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है उसके बराबर हो जाएगी। तो एक रिलेशन हम लोग यहाँ से ये निकाल सकते हैं आइंस्टीन के समीकरण से कि फोटोन की ऊर्जा कार्य फलन प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बराबर यहाँ पर होगी। ठीक है, एक रिलेशन तो ये होता है। ऐसे ही आपसे ना एक इक्वेशन और पूछी जाती है, वो भी आप साथ के साथ यहीं देख लो। जो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, है ना, फोटोन की जो अधिकतम मैक्स टू मैक्स जो गतिज ऊर्जा हो सकती है वो हमेशा किसके बराबर होगी, एच म्यू के बराबर होगी। ठीक है, अब इसको आप कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हो, इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, एच ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी है ना, आप इसको म्यू कह दो या वी कह दो, कोई बात नहीं, वी माइनस म्यू ज़ीरो के बराबर ही होगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका एक रिलेशन और आ गया आइंस्टीन की समीकरण का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से आपके दो रिलेशन यहाँ पर क्रिएट हो गए। एक तो एच म्यू वाला W प्लस सी, W जहाँ पर उसका कार्यफलन हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा लगी है वो वाली चीज़ W, प्लस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी यहाँ पर वो वाली चीज़, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, म्यू हमारी नॉर्मल फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, जो प्रकाश आपतित हुआ है उसकी फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, उसकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी हो जाएगी। तो दो अलग अलग तरीके से आप इसको लिख सकते हैं।
ओके तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे वहां पर आपको क्लियर होता जाएगा कि कब कौन सी चीज़ आपको फॉर्मूला के लिए रखनी है। ओके तो वो अपन क्वेश्चन के प्रैक्टिस से समझ लेंगे। तो अभी जो भी चीज़ आपने पढ़ी उसको समराइज करके यहाँ पर लिखा हुआ है, आप चाहे तो इसको एक बार देख लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वही सारी चीज़ें हैं, समराइज इसको कर रखा है। ठीक है, देख लीजिए फटाफट। मिनिमल एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सारी चीज़ें दे रखी है। प्रकाश उत्सर्जन एक तात्कालिक प्रक्रिया होती है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, मतलब ये सडन एक्शन होता है, ऐसा नहीं कि ये कुछ समय लेता है या टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि फोटोन है, स्पीड ऑफ लाइट से वो गति करेगा, तो काफ़ी तीव्र प्रक्रिया इसे यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, ओके चलो आगे अपन इसका थोड़ा सा ना एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं कि एक्चुअल में जो ये प्रूफ करके दिखाया गया था वो कैसे हुआ था। सो दिए गए प्रयोग का उपयोग प्रयोगात्मक रूप से फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। एक खाली ग्लास ट्यूब लीजिए, है ना, जिसमें हमने क्या कर रखा है, 2 जिंक की प्लेट लगा रखी है, सी और डी हमने यहाँ पर लगा रखी है, 2 प्लेट अपन ने लगा रखी है। प्लेट सी एक एनोड के रूप में कार्य करती है, ये प्लेट सी एनोड के रूप में कार्य करेगी, और प्लेट डी जो है एक प्रकाश संवेदनशील प्लेट के रूप में कार्य करेगी, मतलब जैसे ही इसके ऊपर लाइट आएगी वो इसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। जैसे ही कोई लाइट इसके ऊपर गिरती है तो वो इसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, अवशोषित कर लेगी। सी हमारा एनोड की तरह कार्य करेगा, और ये वाली जो डी प्लेट है ये एक फोटो सेंसिटिव प्लेट के रूप में कार्य करेगी। यहाँ से हम लोग वोल्टेज मेजर कर लेंगे। ये हमने वेरिएबल रजिस्टर लगा रखा है, ये हमने बैटरी जोड़ रखी है, यहाँ से हमने अमीटर लगा रखा है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होगा, इससे आप क्या करके दिखाना चाहते हो, हम लोग ये चीज़ करके दिखाना चाहते हैं कि जैसे ही कोई लाइट आती है उससे क्या होंगे, फोटोन उस सतह पर गिरेगी। जिंक की प्लेट हमने ले ली, हम मेटल के बारे में ही बात कर रहे थे, तो हमने जिंक की प्लेट ले ली। ठीक है, अब जिंक की प्लेट के ऊपर जैसे ही लाइट गिरी, फोटोन इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होना स्टार्ट हो गए। जैसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो एनोड पर जाकर चिपक जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो इस पर जाएंगे, ये बाहर किससे, बैटरी से कनेक्टेड है, तो इस सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो 2 प्लेट बैटरी बी और अमीटर ए से यहाँ पर जुड़ी है, मतलब पूरा सेटअप ये बता रहा है कि एक बैटरी से जुड़ा हुआ है, एक अमीटर से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। यदि विकिरण क्वार्ट्ज विंडो के माध्यम से प्लेट डी पर पड़ता है, अगर कोई भी विकिरण, कोई भी लाइट यहाँ पर गिरती है तो डब्ल्यू इलेक्ट्रॉन प्लेट से बाहर निकल जाते हैं और सर्किट में करंट को फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लेट सी को प्लेट डी के संबंध में वांछित क्षमता पॉजिटिव से नेगेटिव पर बनाए रखने के लिए क्रिएट किया गया, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो यहाँ पर जाकर कलेक्ट होने लग जाएंगे, मतलब इस साइड जाने लग जाएंगे और करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइंस्टीन से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, आइंस्टीन की थ्योरी से आपको पता है E इज इक्वल टू एच म्यू, यहाँ पर होगा एच प्लांक स्थिरांक हो गया, म्यू उत्सर्जित विकिरण की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, अब फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, टोटल अगर अपन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हो कि फोटोन से जो एनर्जी आपको मिली है उसके बराबर माइनस धात्विक सतह से बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगी है उसके बराबर ये रहेगी। ठीक है, इसको आप ऐसा करके भी लिख सकते हो। ओके क्लियर है। इसी को आइडियली तो यही वाली जो इक्वेशन है आपकी प्रकाश विद्युत समीकरण के रूप में यहाँ पर जानी जाती है, मतलब मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे इससे पूछे जाएंगे। बाकी अभी अपन ने 2 समीकरण और देख ही ली है। ठीक है, एक तो अभी जस्ट अपन ने देखी थी, पूरा काइनेटिक एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर लो, हाफ mv² इज इक्वल टू एच म्यू माइनस म्यू 0। ठीक है, डन यहाँ तक। चलिए अब प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या क्या विशेषता यहाँ पर हो सकती है एक बार देख लो। जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है सामग्री के साथ बदलती रहती है, यह विभिन्न सामग्रियों के लिए अलग अलग होगी कि आप किस प्रकार की धातु का प्रयोग कर रहे हो, किस प्रकार की सरफेस आप ले रहे हो। प्रकाश विद्युत धारा प्रकाश की तीव्रता के सीधे आनुपातिक यहाँ पर होगी। जितनी ज़्यादा तीव्रता यहाँ पर होगी प्रकाश की, मतलब जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, है ना, उसके अंदर फ्लो होने वाला करंट उतना ही ज़्यादा अधिक होगा, मतलब ये चीज़ इसके क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के सीधे आनुपातिक होगी। जितने कण की जितनी अच्छी गतिज ऊर्जा होगी, है ना, मतलब जितनी अच्छी फ्रिक्वेंसी होगी उसकी गतिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। रोग क्षमता आवृत्ति के सीधे आनुपातिक होती है। प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा तात्कालिक, मतलब काफ़ी इंस्टेंट एक्शन ये यहाँ पर कंप्लीट होता है, काफ़ी फास्ट ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होती है। ओके तो ये सारी थ्योरी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली। अभी इसमें 2 चीज़ें और बची हुई है। एक तो प्रकाश का जो द्वैत व्यवहार है कि कैसे प्रकाश 2 तरीके से, एक कण की तरह और एक विकिरण की तरह व्यवहार कर सकता है, एक तो ये चीज़ बची हुई है। और एक लास्ट डी ब्रोगली समीकरण यहाँ पर बची हुई है,
वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं। मतलब बहुत लेंदी यूनिट थी, मतलब 11th और 12th की मिक्स करके इन्होंने ये यूनिट बनाई हुई है। चलो, प्रकाश विद्युत प्रभाव की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी, है ना। तो हेनरिक हर्ट्ज अभी ऑप्शन में दिख रहा है। इन चारों में से प्रकाश विद्युत प्रभाव को खोजने वाले और उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाले हेनरिक हर्ट्ज थे। 1887 में उनके द्वारा ये खोज यहाँ पर की गई थी। और इसका जो प्रूफ है आइंस्टीन के समीकरण से, जो भी आपने ये सेटअप देखा इसका, इससे अपन को मिल गया। ठीक है, कहाँ गया ये सेटअप पूरा, इससे, ये आइंस्टीन वाला है। ओके, तो पहले वो लुडोविच थे, उन्होंने इसको जस्ट रिसर्च किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने उसको प्रूफ कर दिया और इसका प्रैक्टिकल इन्होंने आइंस्टीन ने करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्सर्जित हुए हैं, वो किस पर निर्भर करेंगे, प्रकाश की तीव्रता पर, आवृत्ति पर, क्षेत्रफल पर या द्रव्यमान पर। डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी पर ये चीज़ डिपेंड करेगी। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो ऊर्जा उसकी ज़्यादा रहेगी। अगला देखिएगा, जब किसी धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा फोटोन पड़ता है, मान लो किसी भी धातु की सतह पर एक हाई एनर्जी वाला फोटोन यदि गिरा है, तो अगर हाई एनर्जी उसके पास है ना, एनर्जी यदि उसके पास ज़्यादा है, दैट मीन्स उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, और अगर उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ये वाला जो टॉपिक है विकिरण की द्वैत प्रकृति, इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। यस, यहाँ तक कोई भी डाउट है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, दिन में 2 बजे सेशन रहेगा, उसमें हम लोग MCQs कंप्लीट कर रहे हैं यूनिट 11 के, उसे भी आप ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। और जैसे ये इसका अगला सेशन, ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट होगा, इसका पूरा एक अलग से सेशन आएगा जिसमें हम लोग इस वाली यूनिट के सारे MCQs कंप्लीट कर लेंगे पहले। ठीक है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे, मतलब अनलिमिटेड क्वेश्चंस है इस वाली यूनिट में भी। ठीक है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो क्लास को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।